नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुक बूस्टर पर, जहां हर किताब से मिलते हैं जिंदगी बदलने वाले सबक। आज हम बात कर रहे हैं बेस्टसेलर किताब इकिगाई की, जिसे लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरल्स ने। तो चलिए इस प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। भाग 1, खोखली जिंदगी से खोज की शुरुआत तक। टोक्यो की एक तेज रफ्तार सुबह थी। सड़कें गाड़ियों की गूंज से भर चुकी थी और पैदल चलने वालों के चेहरों पर वो ही जानी पहचानी थकान थी जो हर दिन ऑफिस जाते हुए दिखती है। उन्हीं चेहरों में एक चेहरा था, हिरोतो का। उम्र 32 साल, एक बड़ी कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव। स्मार्टफोन उसकी हथेली से चिपका हुआ और उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे। बचपन में हिरोतो एक बहुत खुशमिजाज लड़का था। उसे कहानियां सुनाना, रंग भरना और आसमान की तरफ ताकना बहुत पसंद था। पर अब उसका दिन अलार्म की चीख से शुरू होता, भागते हुए मेट्रो पकड़ने से चलता और लैपटॉप के स्क्रीन पर सूखते हुए सपनों के साथ खत्म होता। एक शाम ऑफिस से लौटते वक्त उसने मेट्रो के शीशे में खुद को देखा। चेहरा तो वही था, पर आत्मा कहीं पीछे छूट गई थी। उसके भीतर एक सवाल धीरे धीरे उभर रहा था, क्या मैं बस टाइम पास कर रहा हूं या सच में जी रहा हूं? शनिवार की दोपहर थी जब हिरोतो अकेले बैठा अपने पुराने अलमारी के कागजों को उलट पलट रहा था। तभी उसे एक पुरानी डायरी मिली, उसके दादा की। पन्नों के बीच एक छोटा सा कागज रखा था जिस पर एक शब्द लिखा था, इकिगाई। उसे कुछ कुछ याद आया। दादा अक्सर इस शब्द का जिक्र करते थे। जब भी कोई दुखी होता वे कहते, इकिगाई ढूंढो बेटा, जब वो मिलेगा तब जीवन का रंग बदल जाएगा। पर हिरोतो ने उस वक्त इन बातों को बस बुजुर्गों की आदत समझकर टाल दिया था। अब उस शब्द की गूंज उसके भीतर महसूस होने लगी। उसने तुरंत अपने लैपटॉप पर इकिगाई सर्च किया। स्क्रीन पर जो पहली लाइन दिखी उसने उसकी रूह को झकझोर दिया। इकिगाई इज द रीजन फॉर बीइंग द रीजन टू गेट अप इन द मॉर्निंग। उसे ये जानना जरूरी लगने लगा कि ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, शायद जीवन का राज है। जब उसे पता चला कि जापान के एक द्वीप ओकिनावा के लोग इस इकिगाई को जीते हैं और दुनिया में सबसे लंबी उम्र वही लोग पाते हैं, तो उसके मन में बस एक ही विचार आया, मुझे वहां जाना है। मुझे जानना है कि आखिर वो लोग क्या करते हैं जो हम नहीं कर रहे। और फिर उसने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने ब्रेक लिया, छुट्टी ली, बैग पैक किया और एक छोटी सी डायरी और कैमरा लेकर निकल पड़ा अपनी खोई हुई मुस्कान की तलाश में। ओकिनावा पहुंचना किसी और दुनिया में कदम रखने जैसा था। वहां न ट्रैफिक था, न तेज हॉर्न। वहां के लोग चलते थे धीरे, लेकिन हर कदम में शांति थी। घर छोटे छोटे पर रंगों से भरे हुए। हर कोई मुस्कुरा रहा था। दुकानदार ग्राहक को नाम से बुलाता और बच्चे बड़ों के साथ बैठकर चाय पीते। हिरोतो को ऐसा लग रहा था कि वो समय में पीछे लौट गया है। वहां जहां लोग रिश्तों से जुड़ते थे, काम से नहीं। एक सुबह वो समुद्र के किनारे टहल रहा था जब उसकी मुलाकात हुई योशिको सान से। वो एक 97 साल की महिला थी, पतली सी, पर आंखों में चमक जैसे आज भी बचपन जी रही हो। वे खुद अपने हाथों से चाय बना रही थी और पास ही के बागीचे में फूलों को पानी दे रही थी। हिरोतो ने आश्चर्य से पूछा, आप अभी भी इतना सारा काम करती हैं? वो हंसी और बोली, अगर मैं ये ना करूं तो सुबह उठूं ही क्यों? हिरोतो को एक झटका सा लगा। ये महिला 97 की उम्र में हर दिन अपने काम के लिए जाग रही है और हम जैसे लोग सोमवार की सुबह को कोसते हुए जागते हैं। फिर उन्होंने उससे पूछा, तुम क्यों उठते हो हर सुबह? हिरोतो कुछ बोल नहीं पाया। उसका दिल अंदर से जानता था कि उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। हर दिन वो नए लोगों से मिलता, कहानियां सुनता। वहां कोई भी रिटायर नहीं होता, क्योंकि उनका मानना था जब तक शरीर काम कर सकता है, मन को उद्देश्य देना जरूरी है।
यही उनका इकिगाई है। एक दिन वो एक 104 साल के बुजुर्ग से मिला, वातानाबे-सान। वे अब भी हर सुबह गिटार बजाते थे, कविताएं लिखते थे और बच्चों के साथ हंसते थे। हिरोतो ने पूछा, इतनी उम्र में भी आप इतने ऊर्जावान कैसे हैं? वातानाबे मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं जानता हूं मैं हर दिन क्यों जिंदा हूं। जब तक मेरे पास वो कारण है तब तक मेरी सांसें चलती है, ना सिर्फ शरीर से बल्कि आत्मा से। उस दिन हिरोतो को पहली बार ये शब्द सुनाई दिए, जिंदगी तब तक थकाती है जब तक वो बिना उद्देश्य के जी जाती है। जैसे ही मकसद मिल जाता है वही जिंदगी ऊर्जा बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है हिरोतो की आत्म खोज का असली अध्याय। भाग 2, इकिगाई की समझ और आत्म खोज की यात्रा। हिरोतो के ओकिनावा में दिन अब धीरे धीरे शांत और गहरे होते जा रहे थे। वो हर सुबह जल्दी उठता, समुद्र की हवा में लंबी सांस लेता और फिर उन लोगों से मिलने निकल पड़ता जो उम्र के आखिरी पड़ाव में भी जिंदगी से प्रेम कर रहे थे। इन मुलाकातों ने उसमें कुछ बदलना शुरू कर दिया था। एक दिन वो गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति से मिला, वातानाबे-सान। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखें बिल्कुल साफ, जैसे किसी झील का पानी। उनकी उम्र 104 साल थी, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी वो गहराई थी जो किसी साधक में होती है। वो एक लकड़ी की बेंच पर बैठे गिटार बजा रहे थे और पास में कुछ बच्चे गा रहे थे। हिरोतो पास गया और धीरे से पूछा, आप अब भी गिटार बजाते हैं? वातानाबे हंसे, गिटार नहीं बजाता बेटा, आत्मा को छूता हूं। फिर उन्होंने एक सीधा सा सवाल पूछा, तुम क्यों आए हो यहां? हिरोतो ने जवाब दिया, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, शायद जिंदगी का कारण। वातानाबे ने आंखें बंद की, कुछ पल चुप रहे और बोले, तब सुनो, इकिगाई वो चीज है जो तुम्हें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। ये एक मकसद है जो काम से बड़ा होता है और पैसे से परे। फिर उन्होंने एक कागज लिया और उस पर 4 गोल घेरे बनाए जो बीच में जाकर मिलते थे। उन्होंने कहा, इन चारों का मिलना ही इकिगाई है। हिरोतो ध्यान से देखने लगा। वातानाबे बोले, पहला, वो चीज जिसे तुम प्यार करते हो। बचपन में तुम क्या करते थे जो तुम्हें समय का एहसास ही नहीं होने देता था? हिरोतो को अचानक याद आया, स्कूल में जब वो कहानियां लिखता था, छोटे छोटे स्केच बनाता था और उन्हें अपने दोस्तों को सुनाता था, तब उसे लगता था जैसे वो उड़ रहा है। दूसरा, वो काम जिसमें तुम अच्छे हो। हर इंसान के पास कोई न कोई हुनर होता है, पर कई लोग उसे पहचानते नहीं। हिरोतो को याद आया, उसकी कहानियों को स्कूल में बहुत तारीफ मिलती थी। एक बार उसकी कहानी को स्कूल मैगजीन में भी छापा गया था। तीसरा, वो चीज जिसकी दुनिया को जरूरत है। क्या तुम्हारा काम किसी को बेहतर बना सकता है, किसी की मदद कर सकता है? हिरोतो ने सोचा, क्या मेरी कहानियां लोगों की जिंदगी में उम्मीद ला सकती हैं? क्या बच्चे उनसे कुछ सीख सकते हैं? चौथा, वो काम जिसके लिए तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। अगर तुम अपने इकिगाई को दुनिया को सही तरीके से दिखाओ तो ये तुम्हारा पेशा भी बन सकता है। हिरोतो ने चुपचाप सिर हिलाया। धीरे धीरे इन 4 घेरों के बीच की खाली जगह अब साफ हो रही थी। वही उसका इकिगाई था, कहानियां सुनाना। एक उद्देश्य जो न सिर्फ उसे खुशी देता था बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकता था। उस शाम हिरोतो देर तक अकेला समुद्र किनारे बैठा रहा। लहरों की आवाज, हवा की सरसराहट और भीतर का सन्नाटा, सब जैसे मिलकर कह रहे थे, तू अब सही राह पर है। अगले कुछ दिनों में हिरोतो ने वहां की संस्कृति को और गहराई से समझना शुरू किया। हर सुबह लोग हल्का व्यायाम करते थे, कुछ ताइची, कुछ योग जैसा और कुछ तो बस टहलते हुए अपने पौधों से बात करते थे। किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था। वहां एक सिद्धांत था, हारा हाचीबू, यानी जब पेट 80% भर जाए खाना बंद कर दो। हिरोतो ने सोचा, हम शहरों में पेट नहीं प्लेट के हिसाब से खाते हैं। यहां लोग शरीर की सुनते हैं। भोजन भी साधारण, उबली सब्जियां, चावल,
समुद्री भोजन और सबसे खास ग्रीन टी। कोई भी भोजन जल्दी जल्दी या फोन देखकर नहीं करता। हर निवाला ध्यान से, शांति से। एक बार उसने देखा कि एक 90 साल का व्यक्ति हर सुबह अपने बगीचे में 1 घंटे बिताता है। उसने पूछा, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, जब मैं मिट्टी में हाथ लगाता हूं तब मैं प्रकृति के साथ जुड़ जाता हूं। यही जुड़ाव मेरी दवा है। हिरोतो ने अब महसूस किया कि जिंदगी की रफ्तार जितनी धीमी होती है उतनी ही गहरी होती है। फिर वो एक और दिलचस्प चीज से मिला, मोए। ये वहां का एक समूह होता है, छोटे 5 से 6 लोगों का दोस्ती का सर्कल। वे हर हफ्ते मिलते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, आर्थिक या भावनात्मक मदद करते हैं। यहां कोई अकेला नहीं होता। हिरोतो को महसूस हुआ, शहर में हम हजारों लोगों के बीच रहकर भी अकेले हैं, और यहां लोग 5 लोगों के साथ जीते हैं, पर बिल्कुल जुड़े हुए। इन अनुभवों ने हिरोतो को बदलना शुरू कर दिया। अब वो हर चीज को एक अलग नजर से देखने लगा था। वो समझ चुका था कि इकिगाई कोई बड़ा आदर्श नहीं है। वो हमारे रोजमर्रा के कामों, हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों में छिपा होता है। उसने एक डायरी शुरू की जिसमें वो रोज अपने दिल की बात लिखता, कहानियां, विचार, सपने, सब कुछ। अब वो अलार्म से नहीं, प्रेरणा से उठता था। भाग 3, परिवर्तन, नए जीवन की शुरुआत और प्रेरणा। अब हिरोतो के ओकिनावा में 21 दिन बीत चुके थे। जिस व्यक्ति ने यहां भागते हुए, परेशान और उलझे मन के साथ कदम रखा था, वो अब एक शांत, स्थिर और जागरूक इंसान बन चुका था। अब सुबह उठते ही सबसे पहले उसकी नजर मोबाइल पर नहीं, आकाश की ओर जाती थी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो वर्षों से खो गई थी। उसका मन अब एक सवाल नहीं, एक जवाब बन चुका था। उस दिन आखिरी सुबह थी। वो समुद्र किनारे बैठा था और उसके पास उसकी डायरी खुली थी। उसने लिखा, अब मुझे पता है मैं क्यों उठता हूं। अब मुझे पता है मैं क्या करना चाहता हूं। अब मुझे अपने होने का कारण मिल गया है। उसने कुछ तस्वीरें ली, वातानाबे-सान की, योशिको-सान की, बच्चों के साथ बिताए पलों की। फिर वो स्टेशन की ओर बढ़ा, ओकिनावा को विदा कहने। लेकिन ये सिर्फ एक जगह को छोड़ने की विदाई नहीं थी। ये एक पुराने हिरोतो की विदाई थी, एक ऐसे इंसान की जो सिर्फ जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था। टोक्यो लौटते ही वो वापस अपने फ्लैट में आया। वही तेज रफ्तार दुनिया, वही शोर, वही भागम भाग। लेकिन अब उसका नजरिया बदल चुका था। अब ये सब उसे परेशान नहीं करता था, क्योंकि अब वो बाहरी दुनिया पर नहीं, अपनी भीतरी दुनिया पर केंद्रित था। उसने ऑफिस वापस ज्वाइन किया, लेकिन इस बार सिर्फ काम के लिए नहीं। उसने हर दिन 1 घंटे खुद को देना शुरू किया। वही कहानी लिखना जो उसने बरसों से छोड़ी हुई थी। शुरुआत में ये एक शौक था, लेकिन धीरे धीरे उसने इन्हें ब्लॉग पर डालना शुरू किया। उसकी कहानियां बच्चों और युवाओं के बीच लोकप्रिय होने लगी, क्योंकि वो कहानियां सच्चाई से भरी थी, अनुभव से लिखी थी। फिर एक दिन उसे एक स्कूल से कॉल आया, क्या आप बच्चों को कहानी सुनाने आ सकते हैं? हिरोतो ने बिना देर किए यह कहा। उस दिन जब उसने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई, उनके चेहरे की मुस्कान देखी, तो उसे लगा, यही है मेरा इकिगाई। अब वो हर हफ्ते 2 स्कूलों में जाता था। हजारों बच्चों के चेहरों पर कहानी से आशा की किरण जगा देता था। वो अब भी अपनी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन अब उसका काम ही उसकी पहचान नहीं था। अब वो काम जिंदगी का हिस्सा था, पूरा जीवन नहीं। हर सुबह वो अपने आप से पूछता, आज मैं क्या ऐसा करूंगा जिससे किसी की मदद हो, जिससे मेरा दिल खुश हो, जिससे मुझे लगे कि मैं जिंदा हूं। हर दिन वो ध्यान करता, हल्का व्यायाम करता, और शाम को वो मोए समूह का हिस्सा बन गया, जहां लोग हंसते, अपने अनुभव साझा करते और एक दूसरे की मदद करते। उसने अपने जीवन के लिए कुछ नियम बनाए जो उसने ओकिनावा में सीखे थे।
एक, हर दिन कोई रचनात्मक काम करना। 2, शरीर को गतिशील रखना, चलना, हंसना, सांस लेना। 3, खाना कम खाना, ध्यान से खाना। 4, हर सप्ताह कुछ नया सीखना। 5, कम चीजें खरीदना, ज्यादा रिश्ते बनाना। 6, फोन से दूरी और प्रकृति से नजदीकी। 7, समय को महसूस करना, ना कि बस बिताना। 8, धन को नहीं, अनुभवों को जमा करना। 9, लोगों से जुड़ना, मोए की तरह। 10, हर दिन खुद से एक सवाल, क्या आज मैंने जिया? धीरे धीरे उसका जीवन एक नई कहानी बन गया। अब वो दूसरों को भी अपने इकिगाई खोजने में मदद करने लगा। उसकी किताबें छपने लगी और एक दिन उसने एक मंच पर खड़े होकर 500 युवाओं से कहा, तुम्हारे भीतर भी एक कहानी है, एक आवाज है, एक मकसद है। उसे दबाओ मत, उसे खोजो, वो सुबहों को मुस्कुराहट में बदल देगा। हिरोतो अब वही आदमी था, पर फिर भी बिल्कुल बदल चुका था। अब वो खुश था, संतुलित था, उद्देश्य से भरा हुआ था, क्योंकि अब उसे हर सुबह उठने की वजह मिल चुकी थी। आप भी हिरोतो की तरह खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मैं अपने इकिगाई को जानता हूं? अगर जवाब नहीं है तो रुकिए, सोचिए, लिखिए और शुरू हो जाइए, क्योंकि जब इकिगाई मिल जाता है तो जिंदगी का हर पल एक कहानी बन जाता है, जीने लायक। अगर ये वीडियो दिल को छू गया हो तो प्यार जताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।